नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम यूपीपीएससी 2023 के जीएस पेपर 2 सी सेट सब्जेक्ट के अंतर्वैयक्तिक संबंध, इंटरपर्सनल स्किल्स एंड रिलेशन और कम्युनिकेशन संप्रेषण विषय पर चर्चा करेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो तो दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हों तो उसमें तर्क दोष निहित होगा। कौन सा तर्क दोष होगा? सत्तात्मक तर्क दोष। किसी वैध मानक आकार का निरपेक्ष न्याय वाक्य निष्कर्ष विशिष्ट हो एवं दोनों आधार वाक्य सर्वव्यापी हैं तो पद में सत्तात्मक दोष निहित होगा। किसी समस्या की स्थिति में पूर्व में सामना की गई समस्या से समानता के आधार पर निर्णय की प्रक्रिया को कहते हैं प्रतिनिधिकता का स्वशोध। क्या कहते हैं? प्रतिनिधिकता का स्वशोध। निर्णय लेने में निर्णायक कथनों को स्वतः शोध कहा जाता है। प्रतिनिधिकता का स्वतः शोध या स्वशोध उस निर्णय प्रक्रिया को कहा जाता है जिसमें किसी समस्या की स्थिति में पूर्व घटित हुई समस्या से समानता के आधार पर निर्णयातीत किया जाता है। स्वतः शोध 3 प्रकार का होता है: उपलब्धता स्वतः शोध, प्रतिनिधिक स्वतः शोध, समायोजक या समायोजन और आश्रयण स्वतः शोध। निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान में कभी कभी बाधा उत्पन्न करती है? तो यह है मानसिक विन्यास। किसी मनुष्य का मानसिक विन्यास, मेंटल स्थिति, मानसिक वृत्ति समस्या समाधान में बाधा उत्पन्न करती है। सशोध सादृश्यता तथा एल्गोरिदम इत्यादि समस्या समाधान की युक्तियां हैं। जो बाकी के आपने ऑप्शन देखे हैं, सशोध पहला, तीसरा है सादृश्यता और चौथा एल्गोरिदम। ये क्या है? समाधान की युक्तियां हैं जिसमें एक विशिष्ट नियम या प्रक्रिया का अनुसरण करके समस्या का समाधान प्राप्त किया जाता है। निम्नलिखित निर्णय शैली में से किसमें लंबा समय लगता है? विश्लेषणात्मक शैली में इसमें लंबा समय लगता है। और कम समय किसमें लगता है? व्यवहार परक शैली में। जब इंसान व्यवहार में होता है किसी के साथ तो आसानी से बातचीत कर लेता है, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। निर्देशात्मक शैली में जब निर्देश दिया जाता है किसी को, उसमें भी ज़्यादा समय नहीं लगता। समस्या समाधान के विश्लेषणात्मक शैली में सबसे लंबा समय लगता है क्योंकि इसमें विश्लेषण सम्मिलित होता है, क्योंकि उसमें निर्णयकर्ता द्वारा संदिग्ध प्रकरणों या शब्दों को अधिक से अधिक सूचनाओं तथा विकल्पों का सहारा लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं है? तो हमें गलत बताना है। निर्णयात्मक श्रवण नहीं है। और कौन कौन से हैं? नैदानिक श्रवण है, परावर्तित श्रवण है, परानुभूतिक श्रवण है। निर्णयात्मक श्रवण सकारात्मक श्रवण का रूप नहीं होता है। श्रवण सुनना अंतर्वैयक्तिक संचार कौशल का एक महत्वपूर्ण भाग है। निर्णय लेने के संदर्भ में फ्रेमिंग प्रभाव निम्नलिखित में से किसका उल्लेख करता है? ये करता है विकल्पों की प्रस्तुति का ढंग विकल्प के चयन को प्रभावित करता है। निर्णय लेने के संबंध में फ्रेमिंग प्रभाव विकल्पों की प्रस्तुति के ढंग और विकल्पों के चयन को प्रभावित करता है। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति कहलाती है। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन परक निर्णय क्षमताओं के नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? समूह सोच कहलाती है। और क्या क्या नहीं कहलाती है? दृढ़ता परकता नहीं कहलाती है, समूह ध्रुवीकरण नहीं कहलाती है और संज्ञानात्मक असंवादिता नहीं कहलाती है। तो इसका सही उत्तर है समूह सोच। किसी उच्च संसक्त समूह के सदस्यों के समालोचनात्मक मूल्यांकन पर निर्णय क्षमताओं को नष्ट हो जाने की प्रवृत्ति समूह सोच कहलाती है। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से अत्यधिक संबंधित है कही जाती है व्यवहार परक शैली। तो इसमें व्यवहार परक शैली में आसानी से कहा ही जा सकता है कि हर व्यक्ति प्रसन्न रहता है। जब आप किसी के साथ व्यवहार में होते हैं तो आप सामने वाले की बात को इज्जत देते हैं, वो आपकी बात को इज्जत देता है। तो यही बात यहाँ पर हम देख सकते हैं। निर्णयन की वह शैली जो सभी को प्रसन्न रखने से संबंधित है व्यवहार शैली कहलाती है।
इस शैली में निर्णयकर्ता दूसरे के साथ कार्य करने में रुचि लेता है। निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का सही नियम नहीं है? या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि कौन सा निर्णय के परिणामों की संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है? इसमें उत्तर ए है, उपयोगिता का आकलन। और कौन कौन सा है? प्रतिनिधिकता है, उपलब्धता है, समायोजन है। उपयोगिता का आकलन निर्णय के परिणामों के संभाव्यता के अनुमान का नियम नहीं है। संभाव्यता का संबंध आगमन से है। आगमन निरीक्षण और परीक्षण पर आधारित होता है। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे व्याप्त होना होगा। किस में व्याप्त होना होगा? मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा। तो बाकी क्या ऑप्शन थे? दोनों आधार वाक्यों में, अमुख्य आधार वाक्य में, किसी भी आधार वाक्य में नहीं। सही उत्तर है मुख्य आधार वाक्य में। वैध मानक आकार के निरपेक्ष न्याय वाक्य में यदि मुख्य पद निष्कर्ष में व्याप्त है तो उसे मुख्य आधार वाक्य में व्याप्त होना होगा। प्रसंभाव्यता गुण है किस चीज का? आगमनात्मक युक्ति का। तो प्रसंभाव्यता आगमनात्मक युक्ति का गुण है। प्रसंभाव्यता का संबंध आगमन से है। बाकी ऑप्शन क्या थे? निगमनात्मक युक्ति, वियोजक तर्क वाक्य, निरूपाधिक तर्क वाक्य। तो ये सारे गलत है बाकी के। निम्नलिखित में से किन निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति पाई जाती है? तो इसमें संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में समस्याओं के सृजनात्मक समाधान खोजने की अच्छी प्रवृत्ति संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में पाई जाती है। संप्रत्यय चिंतन का एक महत्वपूर्ण साधन है। बाकी क्या ऑप्शन थे? निर्देशात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, विश्लेषणात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में, व्यवहारपरक शैली के निर्णयकर्ताओं में, जो कि गलत थे। सही क्या है आपका? सी, संप्रत्ययात्मक शैली के निर्णयकर्ताओं में। अब अगला टॉपिक आपका क्या है? अंतर्व्यक्तिक क्षमता एवं संप्रेषण कौशल में 11वां प्रश्न है। समस्त अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व होता है। संदर्भ: समस्त अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व संदर्भ होता है। समस्त अंतर्व्यक्तिक संचार उस संदर्भ से प्रभावित होते हैं जिसमें वह घटित होता है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता कहलाती है अंतर्व्यक्तिक दक्षता। अंतर्व्यक्तिक दक्षता एक प्रकार की चुनने की दक्षता है जो कि संचार के लिए अति आवश्यक होती है और संप्रेषण में प्रभावी होती है। ऐसी योग्यता व्यक्तियों को एक दूसरे से संचार लक्ष्यों को प्राप्त करने की शक्ति प्रदान करती है जो संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है। जब आप अन्य अभिविन्यासित हो जाते हैं तो आप क्या होते हैं? अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। बाकी ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं। उत्तर इसका ए है जिसमें कहा गया है अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं जब आप अन्य से अभिविन्यासित हो जाते हैं। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? रंग विद्या का। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं। उत्तर है रंगों से संप्रेषण के लिए रंग विद्या शब्द का प्रयोग किया जाता है क्योंकि रंग एक महत्वपूर्ण संचार साधन है और यह धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों से जुड़ा होता है। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण में स्रोत भ्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। तो इसका उत्तर बी है। सारे ऑप्शन क्या क्या है? दूसरे व्यक्ति के द्वारा, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, तीसरे पक्ष के द्वारा, तटस्थ पक्ष के द्वारा। उत्तर है प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा। अंतर्व्यक्तिक संप्रेषण इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन परस्पर विचारों का आदान प्रदान करना है। मानव समाज संपर्क पारस्परिक जन जागरूकता या पारस्परिक जागरूकता एवं सामाजिक अंतःक्रिया के कारण ही सुगमता से अंतर्व्यक्तिक संबंध निर्मित कर पाता है। इसमें प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक एक महत्वपूर्ण तत्व है क्योंकि इसी आधार पर कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण की प्रक्रिया आगे बढ़ती है।
अतः इसमें स्रोत भ्रामक के प्रकार्य प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा निभाए जाते हैं। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकार्य या प्रकार्यों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। तो इसमें डी मतलब चारों ही सही हैं। पहला, यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दूसरा है, यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तीसरा है, यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। चौथा है, यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी भी समूह या संगठन के लिए संप्रेषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संप्रेषण के द्वारा ही समूह के सदस्यों के व्यवहार को निष्पादित किया जाता है, जो अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है तथा सभी सदस्यों को अपनी भावनाओं एवं संवेदनाओं को प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है। संगठन या समूह के सदस्यों की सभी क्रियाकलाप एवं अभिव्यक्तियों के माध्यम से निर्णय लेने की प्रक्रिया आसान हो जाती है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम क्या है? द्विक संप्रेषण। बाकी ऑप्शन क्या कहते हैं? जन संप्रेषण, त्रयात्मक संप्रेषण, अनुज्ञात्मक संप्रेषण। उत्तर इसका क्या है? द्विक संप्रेषण अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण है। द्विक संप्रेषण से तात्पर्य दो व्यक्तियों के माध्यम से अपने विचारों, सूचनाओं और भावनाओं आदि का आदान प्रदान, इसे अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण भी कहा जाता है। जन प्रवाद, जिसको हम ग्रेप वाइन कहते हैं, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं, हमें गलत बताना है। यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित होता है, यह विशेषता नहीं है। कौन कौन सी? ग्रेप वाइन या जन प्रवाद या जब हम जनश्रुति या जनता के बीच में बातचीत करते हैं तो उसके बारे में हम ग्रेप वाइन का यूज़ करते हैं, ग्रेप वाइन शब्द का यूज़ करते हैं। तो इसमें इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं ग्रेप वाइन की? इसमें किसी भी दिशा में जाने की छूट होती है। यह समूह सदस्यों की सामाजिक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने को उद्यत होता है। यह इसमें शामिल लोगों के स्वतः हितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। तो आपके जो स्वहित हैं, हर एक व्यक्ति का उसका कोई ना कोई खुद का हित होगा, स्वहित होगा, उसको पूरा करने के लिए ये पूरी कोशिश करता है। इसमें शामिल लोगों के स्वहितों को पूरा करने के लिए व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। अनौपचारिक संचार व्यवस्था को अंगूरी लता संचार, ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसका मार्ग भी अंगूर की बेल की तरह टेढ़ा मेढ़ा होता है। इस व्यवस्था में दिए गए संदेश आपसी संबंधों के कारण अफवाहों की तरह फैलते हैं। यह प्रबंधन द्वारा नियंत्रित नहीं होता है। तो बेसिकली क्या है कि जब एक वक्ता अपने विचारों को एक बड़े जन सैलाब या जन समूह के बीच में प्रस्तुत करता है, तो उसमें उस वक्ता के द्वारा कही गई बात हर एक व्यक्ति के कानों तक पहुंचती है। तो वो एक तरीके से जनता को प्रभावित कर रहा है और एक तरीके का ग्रेप वाइन कम्युनिकेशन कर रहा है। अंगूर की बेल की तरीके से ये कम्युनिकेशन होता है, टेढ़ा मेढ़ा होता है। फिर कुछ लोग होंगे उसमें, कुछ काम करने वाले लोग होंगे जो मैनेजमेंट को देख रहे होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो सिक्योरिटी फोर्सेस में होंगे, कुछ लोग कार्यकर्ता होंगे, कुछ जनता होगी जो केवल सुनने के लिए आई हुई होगी, कुछ और पार्टी के लोग होंगे। अलग अलग तरीके के लोग हैं, उनके अलग अलग तरीके के कार्य होंगे, उनके अलग अलग तरीके की सोच होगी, और जो वक्ता अपनी बात कह रहा है उसकी बात को समझने के अलग अलग उनके तरीके होंगे। कुछ प्रीजुडाइज होंगे और कुछ अच्छी तरीके से श्रोता के रूप में उसको सुनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रभावी संप्रेषण में अवरोधक क्या है? प्रभावी संप्रेषण में नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ अवरोधक के रूप में मानी जाती हैं। तो इसका उत्तर ए सही है। ये अवरोधक क्या है? नीति प्रवचन, निर्णय परक होना और सांत्वना प्रदायी टिप्पणियाँ। और क्या क्या अवरोधक नहीं है? संवाद, सारांश और आत्मसमीक्षा, सरल शब्दों का प्रयोग, शांत प्रतिक्रिया और रक्षात्मक अभिवृत्ति, व्यक्तिक कथन, नज़र मिलाना और सरल वर्णन। संप्रेषण अंतःक्रिया के रूप में परिप्रेक्ष्य के अनुसार प्रतिपुष्टि कभी कभी गैर इरादतन होती है। संप्रेषण दो या अधिक व्यक्तियों के मध्य लिखित मौखिक, सांकेतिक और प्रतीकात्मक माध्यम से विचार और सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है।
इसमें संदेश मुख्य या आवश्यक तत्व है। इस प्रकार अंतःक्रिया के रूप में संदेश कभी कभी बिना उद्देश्य अर्थात गैर इरादतन भी प्रेषित होता है। धन्यवाद।